वनतर एक नाम जो हाल के महीनों में भारत के वन्यजीव संरक्षण परिदृश्य में चर्चा का केंद्र बन गया है। 26 फरवरी 2024 को स्थापित और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 मार्च 2025 को उद्घाटित यह वन्यजीव संरक्षण केंद्र गुजरात के जामनगर जिले में रिलायंस फाउंडेशन के तहत बनाया गया है। अनंत अंबानी की अगुवाई में यह केंद्र लगभग 3,500 एकड़ क्षेत्र में फैला है और दावा करता है कि इसमें 2,000 से अधिक प्रजातियों के 50,000 से भी अधिक जानवरों को संरक्षण, पुनर्वास और पुनर्जीवन दिया जा रहा है। इसे एक सेवालय मॉडल के तहत वन्य जीवों के लिए समर्पित किया गया है, जिसमें सेवा भावना को प्राथमिकता दी जाती है। सरकारी समर्थन और अनुमति की बात करें तो वनतर को गुजरात सरकार द्वारा एक ग्रीन बेल्ट के रूप में भूमि आवंटित की गई है, जो रिलायंस की तेल रिफाइनरी के पर्यावरणीय अनुपालन के हिस्से के रूप में विकसित की गई थी। यहाँ के संचालन के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और गुजरात वन विभाग की गाइडलाइंस का पालन किया जाता है। विदेशी वन्य जीवों के आयात, जैसे 2040 में वेनेजुएला से एथास्टिरोआस 25 जानवरों का स्थानांतरण संबंधित वन विभागों और कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति की निगरानी में हुआ। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन और राज्य स्तर के क्लियरेंस से इसकी आधिकारिक स्वीकृति और समर्थन स्पष्ट तौर पर झलकता है, परंतु वनतर का स्थान और जलवायु कई सवालों को जन्म देता है। जामनगर क्षेत्र का मौसम गर्म और शुष्क है, जो उष्णकटिबंधीय और विदेशी प्रजातियों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। इसके अलावा यह केंद्र दुनिया के सबसे बड़े तेल शोधन संयंत्र के पास स्थित है, जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण और जैव विविधता पर प्रभाव की चिंता बढ़ जाती है। वनतर ने अपने परिसर में 2.5 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए हैं, कृत्रिम झीलें और जलाशय बनाए हैं, ताकि प्राकृतिक आवास जैसा वातावरण तैयार किया जा सके। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये कृत्रिम उपाय प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की वास्तविकता को पूरी तरह नहीं बदल सकते, जिससे जानवरों पर तनाव और अनुकूलन की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जानवरों के स्रोत को लेकर भी विवाद है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार वनतर ने 32 देशों से लगभग 29,000 जानवरों का आयात किया है, जिनमें कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं, जैसे चिंपांजी, ओरंगुटान, पर्वतीय गोरिल्ला, आंटीलोप और अन्य बंदर। इन जानवरों के कुछ स्रोत वन्यजीव तस्करी से जुड़े हॉटस्पॉट देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला और कांगो हैं। दक्षिण अफ्रीका के विवादित शिकार स्थलों से भी आयात के प्रयास हुए, जहां से आधिकारिक रिकॉर्ड में कहीं कम जानवर भारत पहुंचे, लेकिन दस्तावेजी पारदर्शिता की कमी ने संदेह को जन्म दिया। पशु अधिकार समूहों ने इसे वनिटी प्रोजेक्ट की संज्ञा दी है। आरोप है कि निजी प्रदर्शन और प्रतिष्ठा के लिए जानवरों का उपयोग हो रहा है, न कि विशुद्ध संरक्षण के लिए। कानूनी और नैतिक बहस अपने चरम पर है। वनतर के पास केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और वन विभाग की वैध अनुमति है, और वे सभी आवश्यक संरचना, कर्मचारियों और पशु कल्याण मानकों का पालन करने का दावा करते हैं। भारतीय कानून के अनुसार निजी केंद्र संचालन की अनुमति है, बशर्ते वे नियामक मानकों का पालन करें। लेकिन नैतिक दृष्टि से कई सवाल अनुत्तरित हैं। पारदर्शिता की कमी, सीमित सार्वजनिक पहुंच, मीडिया रिपोर्टिंग पर नियंत्रण और निजी औद्योगिक क्षेत्र में इतने बड़े स्तर के वन्यजीव संरक्षण की मानसिकता पर सवाल उठ रहे हैं। मीडिया कवरेज की बात करें तो मुख्यधारा की मीडिया ने वनतर के पैमाने और राजनीतिक समर्थन को तो प्रमुखता से उजागर किया, लेकिन पशु स्रोत, पारिस्थितिकी तंत्र की उपयुक्तता जैसी गंभीर आलोचनाओं पर सीमित ध्यान दिया गया। स्वतंत्र और खोजी पत्रकारिता ने मुद्दों को उठाया, लेकिन व्यापक राष्ट्रीय संवाद में इनकी गूंज अपेक्षाकृत कम रही। रिलायंस फाउंडेशन का पीआर नियंत्रण और स्थल की सीमित पहुंच के कारण सूचनाएं अक्सर चुनिंदा होती हैं, जिससे आलोचना और संदेह को बल मिलता है। इन सब विवादों के बावजूद वनतर ने स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर, जैविक खाद्य उत्पादन और 12,000 से अधिक लोगों की आजीविका में योगदान दिया है। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में यह एक बड़ा कदम है, लेकिन इसके संचालन, जानवरों की उत्पत्ति और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर उठे सवालों का समाधान करना आवश्यक है। वनतर की कहानी सिर्फ संरक्षण की नहीं, बल्कि पारदर्शिता, नैतिकता और आधुनिक भारत में निजी और सार्वजनिक हितों की जटिलता की भी है।